दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर। मैं एपी सर। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एथिक्स में कैसे मैक्सिमम नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। मैंने 2018, 19, 20 तीनों बार इंटरव्यू दिया और तीनों बार एथिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर थे। एक बार 117 नंबर थे, एक बार 112 नंबर थे, एक बार 109 नंबर थे। ये तीनों साल का एथिक्स का स्कोर रहा है। जिन लोगों को इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना है, हमने इसी लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अपनी मार्कशीट शेयर कर रखी है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एथिक्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता। तो हमने यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में पॉइंट्स को शामिल किया है। एक एक पॉइंट को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि जो एथिक्स का पेपर होता है ये यहाँ पीसीएस में 200 नंबर का होता है और इसमें बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं और कई लोगों के बहुत ख़राब भी नंबर आते हैं। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो हो सकता है इसी पॉइंट, जितने पॉइंट्स हमने शामिल किए हैं इसी से आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट्स रह जाता है तो आप 9919698146 पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको पर्सनल जो डाउट्स होंगे उसका समाधान कर दिया जाएगा। अब पहला पॉइंट हमने यहाँ शामिल किया है कि क्या सभी प्रश्न में इंट्रोडक्शन व कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो इसका आंसर है कि वैसे इसको सबसे लास्ट में मुझे शामिल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैंने पहले शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न में भी ये 25-26 प्रश्न हो जाते हैं और कई बार 30 प्रश्न तक भी हो जाते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन में ABC इस फॉर्म में छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। तो जो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं सिंगल, यानी सिंगल एक क्वेश्चन है या 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसके साथ ABC नहीं लगा है तो उसमें आप ज़रूर उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखें। अगर आपके पास आपकी स्पीड अच्छी है तो जो 5 यानी 8 नंबर में भी A, B 2 क्वेश्चन इसमें बना दिए गए। अगर स्पीड ठीक ठाक है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप इन क्वेश्चनों में भी छोटा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा कंक्लूजन लिखें। आप पूछेंगे कि क्या आप सभी प्रश्न में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखते थे? जी हाँ, मैंने सभी प्रश्नों में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे हैं। तीनों साल लिखे हैं, चाहे वो छोटे हों और चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हों। तो ये पहला पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा, आंसर, ये बहुत डाउट होता है कि आंसर पैराग्राफ या पॉइंट फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में आंसर लिखने चाहिए। तो यहाँ हमारा जो हमने अपना पर्सनल अनुभव है उसके आधार पे आपको बता रहे हैं कि मैंने आंसर जो लिखे हैं वो पैराग्राफ पॉइंट में भी लिखे हैं, पैराग्राफ में भी लिखे हैं, पॉइंट फॉर्म में भी लिखे हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। अगर कोई क्वेश्चन एनालिटिकल पूछ रहा है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन पूछ रहा है, तो आप उसमें पैराग्राफ में आंसर लिखिए। अगर कोई आंसर डिस्क्रिप्टिव नेचर का है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका अच्छाइयाँ, कमियाँ, दोष ये सब पूछ रहा है, जिसमें आपके पास 5-6 पॉइंट वैलिड हैं जिसके आधार पे आप आंसर को विस्तार दे सकते हैं, तो आप उसमें आंसर लिखिए पॉइंट फॉर्म में। तो ये दोनों का यहाँ पर कोई ये बिल्कुल पहले से सोच के मत जाइए कि हमें आंसर सारे पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं या पैराग्राफ में लिखना है। तो दोनों फॉर्म में यहाँ हमने जो अपना आंसर लिखे थे वो दोनों फॉर्म में आंसर लिखे थे। अगला इसमें फिर है कि आंसर्स में फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम या अदर टेक्निक्स यानी इनोवेशन का प्रयोग करें कि ना करें, ये भी आपका डाउट रहता है। तो यहाँ चूँकि एथिक्स का पेपर है कि इसमें आपके फ्लो चार्ट नहीं बनाने चाहिए। हमने इसमें
फ्लो चार्ट बनाए हैं, तीनों साल बनाए हैं, इनोवेटिव बहुत सारे आंसर भी लिखे हैं, कई डायग्राम बनाए हैं और एक दो नहीं काफ़ी डायग्राम बनाए थे और केस स्टडी तक में इसमें हमने डायग्राम बनाए हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इनोवेटिव होके आंसर लिख सकते हैं, आप वैसा करिए। तो यहाँ पर इसका पर्सनल हमसे अगर आप पूछेंगे तो आंसर है कि इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फ्लो चार्ट, डायग्राम या इनोवेशन से क्वेश्चन दूसरों से एक तो अलग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और तीसरी बात एग्जामिनर को भी सहूलियत होती है, वो आसानी से आपके पॉइंट क्या कर लेता है, यानी देख पाता है। अगला अगला फिर आपका क्वेश्चन हमने जो लिया है, क्या प्रत्येक प्रश्न में एग्जाम्पल उदाहरण देने चाहिए। तो जहाँ तक हो सके कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हैं कि ये किया जाना चाहिए, अगर कोई विचारक, कोई आपका प्रशासक, कोई दार्शनिक उससे रिलेटेड है तो उसका एग्जाम्पल जरूर दें, क्योंकि इससे जो अब जैसे क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स में लिखते हो तो वहाँ डेटा फैक्ट रिपोर्ट देते हो, वैसे यहाँ पर भी आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एग्जाम्पल जरूर आपका दें। इससे आपका आंसर क्या होगा, सब्सटेंशिएट होता है, आंसर आपका सब्सटेंशिएट होता है, तो ये आपको जरूर देना चाहिए। मैंने मोस्टली क्वेश्चन को एग्जाम्पल से वेरीफाई यानी एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखे थे। अगला फिर हमने जो क्वेश्चन लिया है कि दार्शनिकों, विचारकों, प्रशासकों का उल्लेख करें, इनके कोटेशंस का क्या आंसर में प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, मैंने बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होती थी, डिपेंड करता है कि वो बातें जो आप कोटेशन लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से सीधे क्या होना चाहिए, को रिलेट होना चाहिए, तभी इनका प्रयोग करें। तो इसमें आपके जो विचारक हैं, जो आपके दार्शनिक हैं, जो प्रशासक हैं, जो नीति यानी नीतिज्ञ हैं, इन सब के कोटेशंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होता, वही फिर पुरानी जैसे यहाँ एग्जाम्पल देंगे वैसे ही इनसे क्या होता है, आंसर आपका यानी सतही ना होकर के सब्सटेंशिएट हो जाता है। तो इनका भी इस्तेमाल करें। अगला है कीवर्ड्स का कितना व कौन से कीवर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। तो कीवर्ड्स का संतुलित मात्रा में बैलेंस्ड बैलेंस्ड के साथ संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और कीवर्ड जो क्वेश्चन की डिमांड, जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं केस स्टडी का तो उसमें बताएंगे, इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं तो उसमें बताएंगे कि उपयुक्त केस स्टडी में कौन कौन से हितधारक शामिल हैं या कौन कौन से इश्यूज, एक तो हितधारक हो गया स्टेक होल्डर्स और दूसरा इश्यूज एथिकल इश्यूज कौन कौन से शामिल हैं, किसी में ईमानदारी, किसी में आपका क्या होगा यानी सत्यनिष्ठा, किसी में आपका जो निष्पक्षता, जो आपके सिलेबस है उसके जो कीवर्ड हैं वो आपका सिलेबस ही आपको पहले तो मेन कीवर्ड सिलेबस के आपके याद होने चाहिए। फिर जो आपकी केस स्टडी या अन्य कोई क्वेश्चन आया है उसमें देखिए कि कौन कौन से उसमें इश्यूज शामिल हैं, तो उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। एथिकल कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करिए, तो इससे आपका क्या होगा कि आपका क्वेश्चन देखने में डाइवर्सिफाई लगेगा और एक आपका क्या होगा यानी क्वेश्चन में डीपनेस आएगी। अगला आंसर्स में जो मेन कीवर्ड्स हैं क्या अंडरलाइन करने चाहिए। तो इसका आंसर है कि अब डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप स्पीड डाउन है तो अंडरलाइन से बच भी सकते, अगर स्पीड आपकी अच्छी खासी है तो ज़रूर मेन कीवर्ड को अंडरलाइन करिए। हमसे पूछेंगे क्या आप अंडरलाइन करते थे। जी हाँ, मैंने तीनों साल इसमें जो मेन कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन किए थे। अगला, क्या ये सब करने से सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल भी देते हैं और ऊपर वाला कोटेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं तो वही लास्ट में बात आई कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, कई सारे आंसर लिखने होंगे और प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि ये सब अंडरलाइन के साथ साथ कोटेशन, एग्जाम्पल ये सब दे करके आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए आपकी स्पीड कम है तो स्पीड तेज करना होगा। तो ये हमारे अगर पर्सनली हमसे पूछेंगे तो हमारे सारे प्रश्न क्या हो जाते थे, अटेम्प्ट हो जाते थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। इसके पहले मैंने यूपीएससी 2018 का दिया है सिविल सर्विसेज का, तो वहाँ पर भी आंसर बहुत लिखे थे, तो इससे स्पीड एक मेंटेन हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा हमको इसमें दिक्कत नहीं
होती थी, वहाँ पर भी एथिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। अब अगला प्रश्न है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है क्या उसको लिखना चाहिए या नहीं। अब डिपेंड करता है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपके कितना उसके आसपास अगर पहुंच पा रहे हैं तो हमारा ये मानना है कि उसका आंसर लिखना चाहिए। वैसे एथिक्स के पेपर में दार्शनिक वाला एक पहलू हटा दीजिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जिस पे आपकी अगर अच्छी तैयारी है, आपने सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है तो आंसर लिख पाने की स्थिति में ना हो। तो आप इसमें अगर नहीं भी आ रहा तब भी आंसर लिखिए, लेकिन बिल्कुल आपका ब्लैंक है, आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारा मानना है कि उल्टा सीधा आंसर मत लिखिए। इसकी बजाय आपके जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं वो समय वहाँ कंज्यूम करिए, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी में वहाँ पर आंसर आप लिखिए। लेकिन आपका अगर उसके आसपास भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा लेकिन कुछ भी सोच पा रहे हैं तो आंसर यहाँ पर मेरा सुझाव है कि आपको लिखना चाहिए, ये बेहतर होगा। अगला, क्या ज़्यादा लिखने पर यानी क्वांटिटी पर फोकस करें या क्वालिटी पर फोकस करें। तो यहाँ पर क्वालिटी पर आपको फोकस करना चाहिए ना कि क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा आप ऐसे जो टॉपिक से हटके नहीं पूछा गया। यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट उसी क्वेश्चन पे फोकस होकर के आपको आंसर लिखना चाहिए, दाएं बाएं आंसर नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि अगर क्वालिटी पर आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला, क्या शब्द लिमिट से ज़्यादा लिखने पर नंबर काटे जाते हैं। क्या शब्द लिमिट जो उसमें दी होती है उसका उल्लंघन करना चाहिए। यहाँ पर भी आप की स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है, आप तेज लिखते हैं तो आपको बिना किसी सोचे बिना किसी बिना झिझक के आपको शब्द लिमिट क्रॉस करनी चाहिए। उससे आप डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन आ रहा उसमें आपके पास कितने वैलिड पॉइंट हैं और कितना आपके पास कंटेंट है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप शब्द लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तो इससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है। अब आप पर्सनली पूछेंगे कि आपने शब्द लिमिट क्रॉस किया था, तो कई क्वेश्चनों में था जिसमें हमारे शब्द लिमिट क्रॉस हो जाती थी, खासकर जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे। क्योंकि वहाँ 125 शब्द के बजाय जो हम पर्सनली गिने तो नहीं है लेकिन आपके उसमें लगभग 150 या उससे ऊपर शब्द में आंसर लिखते थे। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से यहाँ शब्द लिमिट क्रॉस भी कर सकते हैं या शब्द लिमिट को कम भी कर सकते हैं। जैसे आपका जो 200 शब्द का आंसर है, 200 शब्द वाले को आप 175 तक ले जा सकते हैं और यहाँ जो 125 है 140 तक भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे आप इसमें बैलेंस बना सकते हैं और इससे 200 को 210 तक भी ले जा सकते हैं, 220 तक ले जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में आप 230 तक, और वैसे ही यहाँ 125 शब्द वाले को 150 तक ले जा सकते हैं। आप जो ये लास्ट वाली जो पॉइंट बता रहे हैं ये आपकी स्पीड क्या है, आप पहले आप लिख के देख लीजिए, उसके आधार पे इस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम के मोस्टली बच्चों का होता है कि क्या हिंदी मीडियम में नंबर कम दिए जाते हैं जीएस के पेपर में। क्या जीएस के पेपर में हिंदी मीडियम में नंबर कम दिए जाते हैं जानबूझकर या नंबर दिए ही नहीं जाते हैं। अब आपको ऊपर हमने नहीं बताया था, हमने तीनों बार जो ये नंबर या स्कोर किया है हिंदी मीडियम से लिखा है और जीएस के सारे पेपर हिंदी मीडियम में लिखे हैं और तीनों बार इंटरव्यू दिए थे और तीनों बार जीएस के अन्य पेपर वाइज हम आपको अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अन्य जो क्वेश्चन पेपर GS1 GS2 GS3 निबंध इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो मैंने जो हिंदी मीडियम में ये तीनों साल पेपर दिए थे और तीनों साल आपको स्कोर बताई दिए कि 117 109 112 ऐसे स्कोर रहा है। तो ये आपका सिलेक्शन नहीं होने का मतलब हुआ कि ऑप्शनल काफ़ी बहुत ज़्यादा लूज किया था जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये आपका तीनों साल का मेरा स्कोर रहा है एथिक्स में। तो हिंदी मीडियम में
बिल्कुल आप माइंड से हटा दीजिए कि नंबर कम दिए जाते हैं या नंबर नहीं दिए जाते। कई हमारे दोस्त इंग्लिश मीडियम के जो मेंस दिए थे उनके या आपके आसपास भी होंगे, तो आप एथिक्स के उनमें नंबर देखिएगा, उनमें क्या होगा, कई लोगों को 70, 72, 75, 80 नंबर उनको मिले होंगे। कुछ लोगों को 100 से ज़्यादा भी मिले होंगे जो अच्छे से लिखे होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस माइंड सेट से लिखते हैं और आपका जो ये पॉइंट हमने शामिल किया, इन चीज़ों को आपके आंसर में ये चीज़ें आ पाती हैं या नहीं। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप नंबर आपको बता ही दिए हैं, उस पर आप पर्सनल भी उसमें सजेशन या जो भी आपका डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।